अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलर्जेंस एंड एलर्जेनिक प्रेपरेशंस। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये फोर्थ सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर का ये पोर्शन है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें मोस्टली जो है वो क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ एलर्जेंस को डिस्कस करें। बट आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को बता देते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हम बताएंगे कि एलर्जी क्या है, एलर्जेंस क्या है, एंटीजेंस क्या होती हैं, फिर इनका मैकेनिज़्म क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है और कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन से टेस्ट हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये करते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए, और यहाँ पे जो मटेरियल शेयर किया जा रहा है प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए और वाइवा के लिए। तो सबसे पहले हमने इसको डिफ़ाइन करना है। तो बेसिकली ये एक एलर्जी जो है ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जो कि स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होता है टू अ सब्सटेंस का दैट इज़ हार्मलेस फॉर अदर्स। यानी कि ये हर एक में नहीं हो सकती। कुछ इंडिविजुअल होंगे जो इससे एलर्जी होंगे, कुछ नहीं होंगे। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कितना का उसका जो बॉडी है वो इसको किस तरह से लेती है किसी सब्सटेंस को। तो इसको सबसे पहले जो है वो 1906 में वॉन पिकवेट ने डिस्कवर किया था, डिफ़ाइन किया था। उसने कहा था ये एक ऐसा चेंज या अल्टर्ड रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर किसी भी सब्सटेंस के रिस्पॉन्स में या कंडीशन में डैट इज़ हार्मलेस टू अदर्स, जो दूसरे के लिए जो है वो हार्मलेस हो। जैसे आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको थोड़ा सा मौसम चेंज हो तो फ्लू हो जाता है, जबकि वो सबको नहीं होता। तो इनके कंडीशन, या फिर जिनको डस्ट से थोड़ी सी एलर्जी होगी, मतलब कहीं पे डस्ट है तो वो उनको छींकें स्टार्ट हो जाएंगी, या पोलन से एलर्जी होगी, तो ये सबको नहीं होती। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन है अ चेंज अल्टर्ड रिएक्शन इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिस्पॉन्स टू अ सब्सटेंस और कंडीशन दैट इज़ हार्मलेस टू अदर्स। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद ये 19th सेंचुरी में एक ग्रीक वर्ड से था जिसका मतलब है टू रिएक्ट डिफरेंटली। यानी कि जो एलर्जिक पीपल होते हैं वो डिफरेंट रिस्पॉन्स करते हैं टू सर्टन सब्सटेंसेस, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप कर लेते हैं अगेंस्ट वेरियस फूड के, ड्रग के, इनहेल्ड पार्टिकल्स के, जिससे उनकी सिम्टम्स और जो है वो वर्सन होती जाती हैं। तो एलर्जेंस क्या होते हैं? हम कहते हैं कि एलर्जेंस या सब्सटेंस जिसके वजह से एलर्जी होती है, तो एलर्जन क्या है? तो एलर्जेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसी एंटीजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर खासियत होती है कि वो जो बॉडी के जो सिस्टम है वो इस तरह से उसको सेंसिटाइज करते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। और ये जो है एलर्जन जो है एसोसिएटेड होते हैं विद द पेशेंट सिस्टम में भी एंटीजेनिक। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग एन एंटीबॉडी रिस्पांस। यानी कि एलर्जन जो है वो एंटीजेनिक्स प्रिपरेशन होती हैं, एंटीजेंस होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन जी ऐसी चीज़ होती है, ऐसा सब्सटेंस होता है कि ऐसी एलिमेंट होता है जो कि स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को और एंड कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इज कॉल्ड एंटीजन। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है? तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें एक तो जेनेटिक टेंडेंसी भी हो सकती है, हेरिडेटरी फैक्टर है, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डिसफंक्शन हो सकता है, साइकिलिक इन्फ्लुएंस हो सकता है, हेपेटिक डिसफंक्शन है, बॉडी के अंदर आपने टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को अब्सॉर्ब कर लिया है, या उस बॉडी का जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो अब भी एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। मैकेनिज़्म क्या है? बेसिकली होता यह है कि सबसे पहले जो होता है, जो एंटीजन होता है, ये बॉडी के साथ जाके रिएक्ट करता है, इसको प्राइमरी एक्सपोजर कहते हैं। ये जो प्राइमरी एक्सपोजर होता है, इसमें जो एंटीजन है जो बॉडी के साथ जिसने इफ़ेक्ट किया है, कांटेक्ट किया है, वो जाके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है ब्लड में, लेकिन कोई सिम्टम अपीयर नहीं होती। लेकिन अगर वही पर्सन बार बार वो एंटीजन से जो है वो कांटेक्ट में आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि उससे जो है वो उसके अंदर जो है वो जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो एंटीजन के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेंगी, जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शन किस तरह से प्रोड्यूस करता है कि ये जो है ये बॉडी के अंदर जाके डिफरेंट किस्म के मेडिएटर्स रिलीज़ कर देता है, जिसमें हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, ब्रेडिकाइनिन है, ल्यूकोट्राइन है, जो कि सेल्स के टिश्यू या ऑर्गन से प्रोड्यूस करता है। जब ये प्रोड्यूस करता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं शॉक, यानी कि जो हमारा टिश्यू या ऑर्गन है वो शॉक में चला जाता है। अगर तो ये शॉक जो है उसी एरिया तक महदूद हो तो उसके हम कहते हैं लोकलाइज्ड रिएक्शन। लेकिन अगर यही शॉक जो है वो एक्सटेंड कर दे बियॉन्ड द एरिया तो इसे हम कहते हैं जनरलाइज या कॉन्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस। ये काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होते हैं और सम टाइम ये डेंजरस भी हो सकते हैं। और अगर इन्हीं ऑर्गन्स में या डिफरेंट ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए या फिर डिस्टर्ब्ड हो जाए तो एक स्टेट होती है जिसे हम कहते हैं शॉक की एनाफाइलैक्टिक शॉक, और ये एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं। एनाफाइलैक्टिक शॉक, इसमें बॉडी पार्ट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके नतीजे में क्या होता है, मतलब ये तो सीवियर कंडीशन होगी। अगर एलर्जी होती है तो उसके कंडीशन में क्या होता है, इनके मेडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। तो क्या होता है, जब मेडिएटर रिलीज़ होते हैं तो वो 4 तरह से काम करते हैं। वो ब्लड वेसल की डायलेशन कर देते हैं। जब ब्लड वेसल की डायलेशन करते हैं तो उस एरिया पे लोकल रेडनेस आती है, जिसे रिदमिया कहते हैं। और क्या करते हैं, वो कैपिलरी की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे क्या होती है, लोकल टिश्यू की स्वेलिंग होती है और एडिमा काज हो जाता है। थर्ड क्या कहते हैं, ब्रोंकियल एयरवे की जो है ब्रोंकियल एयरवेज जो है उनकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। फोर्थ ये कहते हैं कि म्यूकस सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे कंजेशन होती है और नर्व एंडिंग करते हैं, जिससे इचिंग और पेन होती है। ये केस है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है कि हम केस हिस्ट्री को डिस्कस करें। उसके बाद ये है कि जो एलर्जी है उसको टेस्ट करने के लिए उसके लिए कौन से टेस्ट यूज़ होते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, एक स्किन टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट है। जो स्किन टेस्ट उसमें फर्दर जो है उसको डिवाइड किया हुआ है स्क्रैच टेस्ट में या प्रिक टेस्ट में, इंटरडर्मल टेस्ट में, ब्लॉटिंग पेपर टेस्ट होता है, पैच टेस्ट होता है, ओपन टेस्ट होता है। इसी तरह ब्लड में लास्ट होता है, जैसे रेडियो एलर्जीजॉर्बेंट ऐसे कहते हैं, लाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे। स्किन टेस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो है स्क्रैच टेस्ट में क्या होता है कि आपके पास जो है वो एलर्जेनिक एक एक्सट्रैक्ट होता है इसमें। और क्या करते हैं कि हम स्टरलाइज नीडल से थोड़ा सा स्किन को स्क्रैच करते हैं, वहाँ पे अपना एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट अप्लाई कर देते हैं। ये यूजली यूज़ होता है कि टू आइडेंटिफाई करने के लिए जो एलर्जी होती है अगेंस्ट पेट के डेंडर से, डस्ट से, पोलन से, फूड से या माइट से, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। दूसरा है इंटरडर्मल टेस्ट। तो इंटरडर्मल टेस्ट में क्या होता है कि हम जो हमारे पास होता है एक्सट्रैक्ट, एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट, उस एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट को हम क्या करते हैं कि स्किन के नीचे एक नीडल के थ्रू हम रख देते हैं। इसमें ये यूजली ये टेस्ट हम करते हैं कि ये डिटेक्ट करने के लिए कि जो बॉडी है वो मतलब उसको एंटीबायोटिक्स या फिर किसी भी इंसेक्ट के स्टिंग से वो एलर्जिक है या नहीं है। तो इसके केस में रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा और एलर्जी हो जाएगी पेशेंट को, अगर वो है हाइपर सेंसिटिव है। उसके बाद है पैच टेस्ट। तो पैच टेस्ट में क्या करते हैं कि स्किन के ऊपर या बैक पे एक लेटेक्स अप्लाई कर देते हैं, जिसके ऊपर जो है वो काफ़ी एलर्जेनिक प्रिपरेशंस होती हैं। तो ये यूजली हम करते हैं कि मतलब जो प्रिजर्वेटिव हैं या हेयर डाइज हैं या परफ्यूम्स हैं या हेयर कलर्स हैं, उससे पेशेंट जो है वो एलर्जिक है कि नहीं है। उसके बाद ब्लॉटिंग पेपर मेथड। तो ये टेस्ट जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको बेशक ना करें। ओपन टेस्ट जो है, ओपन टेस्ट जब हमारे पास जो पैच टेस्ट अनडाउटफुल हो तो हम उसके लिए ओपन टेस्ट करते हैं। ओपन टेस्ट यूजली जो कॉस्मेटिक्स जैसे हेयर डाई, हाउसहोल्ड आइटम्स एंड हेयर स्प्रेस, परफ्यूम्स, इनके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी स्किन के ऊपर जो है वो रख दिया जाता है, उसको अनकवर कर लिया जाता है और जब उसको चेक किया जाता है 2 दिन के बाद तो पॉजिटिव साइंस हो। अगर रिदमिया, पेप्यूस वगैरह बने हो तो पॉजिटिव साइन होते हैं, अगर नहीं हो तो नेगेटिव है। इसी तरह ब्लड टेस्ट है। तो ब्लड में एक रास्ट है, रास्ट जो है रेडियो जो सॉल्वेंट एसिड टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि
बकाया स्लाइड तो आपके पास है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके साथ जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लास्ट ये ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम जो है जो सस्पेक्टेड एलर्जन है उनको हम एक इंसॉल्युबल मटेरियल के ऊपर बाउंड करके पेशेंट के सीरम में ऐड कर देते हैं। फिर हम पेशेंट के सीरम में जो है वो जो है अगर तो उसके अंदर जो हमने एलर्जन बाउंड करके ऐड किए हैं सस्पेक्टेड, अगर तो उस पेशेंट के जो है वो उससे हाइपर सेंसिटिव है तो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, एलर्जन से जाकर बाइंड कर देती हैं। फिर हम बाहर से जो है anti-IgE एंटीबॉडीज़ जो है वो रेडियो लेबल करके हम ऐड करते हैं। वो भी जाके वहाँ पे जो इंसॉल्युबल मटीरियल है वहाँ पे जाके बाउंड होती हैं जहाँ पे ऑलरेडी एलर्जन बाउंड है। तो जो भी अनबाउंड एंटी ह्यूमन जो आईजी एंटीबॉडीज़ रह जाती हैं वो बॉडी से वॉश हो जाती हैं। तो जो हम इसका भी जो है वो टाइम पीरियड जो वॉश और पीरियड हो जाता है उसके प्रोपोर्शनल करके निकाल देते हैं कि इतनी बॉडी में जो है वो इससे एलर्जन से इतनी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं। उसके बाद एलाइजा है एंजाइम लिंक्ड रेडियोसॉर्बेंट ऐसे। तो ये डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है, मतलब जो है वो डिफरेंट टेस्ट हैं जैसे एंटीजन्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़, उसके लिए ये यूज़ होता है। तो आज का ये लेक्चर इतना ही था। अगले लेक्चर में हम एलर्जन के जो है वो टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।